गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो लेटेस्ट टॉपिक है वो कैश बजट चल रहा था। तो कैश बजट के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं अलग अलग कंडीशंस के साथ। और कंडीशन कौन सी थी? कंडीशन हमारी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की होती है और कैश पे टू क्रेडिटर्स की होती है, एक्सपेंसेस की होती है कि किस तरीके से हम लोग अपने एक्सपेंसेस को पेड करें। ओके, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले सॉल्व कराए हैं तो उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन में मैंने आपको डाल रखे हैं। एक तो एक्सरसाइज डाली है कि अनसॉल्व क्वेश्चन की, और एक मैंने उन्हीं क्वेश्चन को जो मैंने आपको वीडियो में कराए हैं उन क्वेश्चनों की एक्सरसाइज भी डाल रखी है। अभी एक दो दिन पहले ही मैंने वो वीडियो डाली, वो पीडीएफ डाली है। ओके, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं आज इसके कैश बैठ के कुछ नए क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या नई बात है, पहले वाले से क्या डिफरेंट है, उस चीज़ को आप देखिएगा। तो मैं जो क्वेश्चंस करा रही हूँ आपके, वो एक्सरसाइज में से जो आपकी अनसोल्ड एक्सरसाइज मैंने पीडीएफ की फॉर्म में डाली है उस एक्सरसाइज के हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है तो जो हमारे क्वेश्चंस मैंने आपको पीडीएफ की फॉर्म में अनसॉल्ड एक्सरसाइज दी है, ये क्वेश्चन उसी का ही है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नई बात है इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। द ओपनिंग कैश बैलेंस फॉर 4000 ऑन 1 अप्रैल। तो ये कह रहा है कि हमें कैश बजट बनाना है और उसका कैश बजट का टाइमिंग क्या है, 1 अप्रैल से 30 जून तक बनाना है, यानी 3 महीने का बनाना है कि 1 अप्रैल से 30 जून तक का। और 1 अप्रैल को जो हमें ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है, जो अवेलेबल कैश बैलेंस है वो 4000 का है। अब देखिए मंथ कौन कौन से दे रखे हैं जिसकी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये हमें आपको दे रखे 6 मंथ। सेल दे रखी है इन 6 मंथ की, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, परचेज दे रखी है, वेजेस दे रखी है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ठीक है, ओके। तो एक चीज़ याद रखना, सेल को छोड़ के जितने भी यहाँ सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, परचेज हैं, वेजेस हैं, फैक्ट्री है, एडमिन एक्सपेंसेस, ये सब पेमेंट्स हैं। और सेल से हमारा क्या होगा, कलेक्शन होगा। ठीक है, कलेक्शन किस फॉर्म में होगा, कैश सेल में होगा या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स में होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें कंडीशन क्या दे रखी है। देखो, फर्दर इंफॉर्मेशन, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउ बाय सप्लायर एंड कस्टमर 1 मंथ। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम क्रेडिट में परचेस करते हैं तो सप्लायर हमें कितने टाइम का टाइम पीरियड देता है, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउ बाय सप्लायर एंड कस्टमर 1 मंथ, यानी 1 महीने का। अगर हम परचेस करते हैं क्रेडिट में तो 1 महीने के बाद का पेमेंट करेंगे, और अगर हमने किसी को क्रेडिट में सेल करी है तो वो हमको कितने टाइम के बाद पेमेंट करेगा, 1 महीने के बाद। ये है कंडीशन किस किस की, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की और कैश पेड टू क्रेडिटर्स की। यानी अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो 1 महीने के बाद करेंगे। 1 महीने का मतलब होता है कि जनवरी में अगर परचेस करी तो उसका पेमेंट फरवरी में होगा, फरवरी में परचेस करी तो मार्च में होगा, मार्च में करिए तो अप्रैल में होगा। और यही आपका कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की कंडीशन होगी। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स की क्या कंडीशन है कि अगर जनवरी में हमने कोई क्रेडिट सेल करी है तो उसका पेमेंट कब होगा, कलेक्शन कब होगा, फरवरी में। फरवरी में करिए तो उसका मार्च में, मार्च में करिए तो अप्रैल में। अब आप सेकेंड देखिए, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस के आगे लिखा है 1/2 मंथ। इस 1/2 मंथ का मतलब क्या होता है, देखो 1 है, 1 में से 1/8 को माइनस करेंगे तो 7/8 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो वेजेस है उसका 7/8 तो उसी मंथ होता है जिस महीने वेजेस होती है, वेजेस आपकी ड्यू होती है, और 1/8 जो है वो आपका नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होता है वेजेस का। फिर दोबारा मेरी बात को समझ लीजिए, जैसे यहाँ लिखा है वेजेस 1/8 मंथ, तो 1 में से 1/8 को माइनस करेंगे तो 7/8 आया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वेजेस अगर जनवरी की है तो 7/8 का पेमेंट तो जनवरी में होगा और 1/8 का पेमेंट कब होगा, फरवरी में होगा। ओके, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1 मंथ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का 1 मंथ के अकॉर्डिंग होगा, 1 मंथ के अकॉर्डिंग। जनवरी वाली फैक्ट्री का एक्सपेंसेस का फरवरी में होगा, फरवरी वाली का मार्च का, मार्च वाली का अप्रैल में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये भी 1 मंथ है, सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी 1 मंथ है। मशीनरी परचेस फॉर 10,000 इन मार्च, पेबल ऑन डिलीवरी। मशीनरी कब परचेस करी गई थी, मार्च में परचेस करी गई थी, और इसका पेमेंट कब हुआ, डिलीवरी के टाइम पर। तो एक चीज़ याद रखना कि जो हम कैश बजट बना रहे हैं वो 1 अप्रैल से 30 जून तक का बना रहे हैं। तो जब मार्च में कोई मशीनरी परचेस करी गई है और मार्च में उसका पेमेंट हुआ है तो इस पॉइंट का कोई भी यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा कैश बजट बन रहा है 1 अप्रैल से 30 जून तक बन रहा है। ओके, आगे क्या इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, देखो आगे लिखा है
बिल्डिंग परचेज इन अप्रैल फॉर 30,000 पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इन मई एंड जून। ये कह रहा है कि बिल्डिंग परचेज करी थी अप्रैल में 30,000 की, और इसका पेमेंट 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होना है। 2 इक्वल का मतलब हो गया 30 का 2 इक्वल हो गया 15,000, तो मई में और जून में होना है। ठीक है, 15,000 मई में होगा, 15,000 जून में होगा। कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑफ सेल पेबल 1 मंथ आफ्टर सेल। जो कमीशन है सेल्स पर वो 5% पेमेंट करना है, और इसका पेमेंट कब होगा कि जिस महीने जो सेल होगी उसका 5% निकालेंगे और नेक्स्ट मंथ में उसका पेमेंट करेंगे। यानी फिर दोबारा मेरी बात समझ लीजिए, अगर जनवरी में 1 लाख की सेल है तो 1 लाख का 5% निकाला हमने 5,000, तो उसका पेमेंट कब होगा सेल्स कमीशन का? फरवरी में। फरवरी वाले का मार्च में, मार्च वाले का अप्रैल में। ओके, तो अब मैं इसे सॉल्व करने जा रही हूँ, आप लोग देखिए क्वेश्चन को। गो। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैंने यहाँ अनसॉल्व भी लिख रखा है, जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी है उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओपनिंग बैलेंस है 4,000 का। अब यहाँ देखो, यहाँ कैश सेल के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैश सेल हुई नहीं होगी, इसलिए कैश सेल का कुछ नहीं है। ये मैंने लिखा रिसीव, तो इसका मतलब सारी की सारी यहाँ पे क्रेडिट सेल हुई होगी। तो जब क्रेडिट सेल हुई होगी तो क्रेडिट सेल का मतलब है हमारे पास जो कलेक्शन होगा वो डेटर से होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो अब ये देखिए, मैंने अभी आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की क्या कंडीशन बताई थी कि अगर हम जनवरी में कोई सेल करते हैं तो उसका कलेक्शन कब होता है? फरवरी में। फरवरी में करते हैं तो मार्च में होता है, मार्च में करते हैं तो अप्रैल में। अब हम कैश बजट कब से बना रहे हैं? हम बना रहे हैं 1 अप्रैल से 30 जून तक का। ठीक है, तो इसका मतलब जो मार्च में सेल करी होगी, यानी मार्च में जो सेल कर रखी है, मार्च में सेल करी 36,400 की बुक में दे रखी है, तो उसका पेमेंट कलेक्शन कब होगा? अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में सेल करी है इन्होंने 31,000 का, उसका पेमेंट कब होगा? मई में 31,000। उसके बाद मई में सेल करी 33,000 का, उसका पेमेंट कब होगा? कलेक्शन मतलब पेमेंट का मतलब कलेक्शन जो होगा वो होगा जून में। तो ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स आ गया। ओके, जिस पॉइंट को मैं ओके कर रही हूँ उसे देखिए आप, सिर्फ मैं राइट का मार्क कर रही हूँ उसे देखिए। 4,000 का ओपनिंग कैश बैलेंस आ गया, दूसरा पेन लेती हूँ मैं। 4,000 का ओपनिंग कैश बैलेंस आ गया। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स यानी 1 महीने की सेल क्रेडिट थी, यानी मार्च में कोई सेल कर रहा था उसका पेमेंट अप्रैल में हो रहा था, तो मार्च में सेल थी 36,400 की, इसका पेमेंट अप्रैल में हो गया। अप्रैल में सेल थी 31,000 की, इसका पेमेंट मई में हो गया। ठीक है, और मई में सेल थी 33,000, इसका पेमेंट कब हो गया? जून में हो गया। ओके, अब है पेमेंट्स। जरा पेमेंट्स को देखिए। पेमेंट में सबसे पहले कैश पेड टू क्रेडिटर्स। कैश पेड टू क्रेडिटर्स का मतलब जो हमने क्रेडिट में परचेस करी थी उसका पेमेंट। तो उसका पेमेंट की भी ये कंडीशन थी कि अगर जनवरी में कोई हम परचेस करते हैं तो उसका पेमेंट कब होना है? फरवरी में। फरवरी में कोई करते हैं तो मार्च में पेमेंट होगा। मार्च में कोई परचेस करते हैं तो उसका पेमेंट कब होगा? अप्रैल में। तो मार्च में हमने परचेस करी थी 16,600 की, इसका पेमेंट मैंने अप्रैल में कर दिया। ओके, उसके बाद अप्रैल में परचेस करी थी 16,600, उसका पेमेंट मैंने मई में कर दिया। उसके बाद मई में मैंने परचेस करी थी 15,200 की, क्वेश्चन में गिवन है, उसका पेमेंट मैंने कब कर दिया? जून में कर दिया। ओके, अब वेजेस पेड 1/8 मंथ। तो ये 1/8 मंथ का टाइम दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कोई भी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1 में से 1/8 को माइनस करो तो 7/8 आ गया, तो ये 7/8 मंथ हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेजेस है उसका 7/8 पार्ट जो है वो उसी महीने में पेड होगा जिस महीने की वो वेजेस होगी, और 1/8 जो है वो नेक्स्ट मंथ में जाएगी। ठीक है, यानी हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे जनवरी है तो जनवरी में 7/8 तो जाएगी जनवरी में। ओके, और 1/8 कहाँ जाएगी? फरवरी में। ये वेजेस का पेमेंट है। किसका पेमेंट है? वेजेस का। ओके, तो मार्च में देखो, मार्च में वेजेस थी 33,600, तो 33,600 इसका 7/8 जो है वो मार्च में चला जाएगा 2940। 3360 का 7/8 निकाला 2940, और 1/8 कहाँ आएगा? अप्रैल में, यानी 420। ओके, अप्रैल में वेजेस थी 2400 की, इसका 7/8 मैंने निकाला अप्रैल में 2100 आ गया, और 1/8 जाएगा मई में, ये 300 आ गया। तो टोटल अप्रैल की वेजेस ये होगी जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद करके रखी। ये पार्ट मार्च का 1/8 पार्ट और अप्रैल का 7/8 पार्ट, इन टोटल मिला के 2520 अप्रैल की वेजेस हो गई। 2520 ये आ गई 2520। अब देखो मई में कितनी वेजेस थी? 3600 थी, इसका 7/8 मई में गया 3150 का, और 1/8 कहाँ गया? जून में 450। तो इसका मतलब मई में कौन सा पेमेंट आया? 1/8 1/8 मई का आ गया,
और 7/8 हमारा ये वाला आ गया मई में जो लेटेस्ट हो रहा है। तो इन दोनों को मैंने ऐड करा तो 3450 आ गया, 3450 ये हो गया। अब जून में हमारी वेजेस थी 3200, इसका 7/8 तो जून में ही जाएगा, यानी 2800 आ गया। और 1/8 कहाँ जाएगा? जुलाई में जाएगा। कहाँ जाएगा? जुलाई में। तो इसका मतलब जून का कलेक्शन कितना, जून में कितना पेमेंट हुआ कि 1/8 मई वाला और 7/8 जून वाला, इन दोनों को ऐड करके हमारा 3250 ये आ गया, ये 3250 ये आ गया। उसके बाद थे फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बारे में क्या करा था? 1 मंथ का मतलब है जनवरी वाले का पेमेंट फरवरी में, फरवरी वाले का मार्च में, मार्च वाले का अप्रैल में। तो ये मार्च का जो पेमेंट था फैक्ट्री एक्सपेंसेस का वो अप्रैल में हो गया, अप्रैल वाले का मई में हो गया, मई वाले का जून में हो गया। सेम ईयर यही एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का था 1 मंथ में। तो मार्च में जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस उसका पेमेंट कब होगा? अप्रैल में, अप्रैल वाले का मई में, मई वाले का जून में। सेलिंग एक्सपेंसेस की भी ये कंडीशन थी कि मार्च में जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनका पेमेंट होगा कब? अप्रैल में। तो ये अप्रैल में हो गया, अप्रैल वाले का मई में, मई वाले का जून में। बिल्डिंग 30,000 की थी और उसे 2 इंस्टॉलमेंट में क्या करना था? पेमेंट करना था। तो 30,000 की 2 इंस्टॉलमेंट कितनी हुई? 15,000। तो एक करनी थी मई में, एक करनी थी जून में, साफ साफ लिखी है। सेल्स कमीशन, अब ये सेल्स कमीशन जो है, अब इधर देखो, सेल्स कमीशन हमारा था देख लीजिए, सेल्स हमें दे रखी थी मार्च की 36,400 की, मार्च की सेल, ये देखिए मार्च की सेल 36,400 दे रखी थी। इसका 5% निकाल दीजिए, इसका 5% आएगा 1820। तो इसका पेमेंट होगा कब? अप्रैल में। अब अप्रैल की सेल कितनी थी? अप्रैल की सेल थी हमारी 31,000। तो 31,000 का 5% निकाला मैंने, तो ये 5% आया 1550। इसका पेमेंट कब होना है? मई में। अब मई की सेल देखो कितनी थी? मई की सेल थी हमारी 33,000। तो 33,000 मई की सेल थी, इसका मैंने 5% निकाला, तो ये हमारा आया 1650। इसका पेमेंट कब होगा? जून में। तो ये हमारे क्या है? सेल्स कमीशन है। तो सेल्स कमीशन पहले ही 1820 रुपये आ गए, उसके बाद 1550 आ गए, उसके बाद 1650 आ गए। ये जो 1820 आए कौन सी वाली सेल का है? मार्च वाली सेल के 5%। ये 1550 जो आए ये अप्रैल वाली सेल के 5%, और ये जो जून में आए मई वाली सेल के 5%। ओके, अब मैंने सारी वैल्यू फिलअप करी, अभी मैंने इसे सॉल्व नहीं करा, सिर्फ वैल्यू फिलअप करी। इन सब का टोटल करा 40,400 आ गया। रिसीव का पेमेंट का टोटल करा 24,740 आ गया। रिसीव में से पेमेंट को माइनस करा तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 15,660, यानी अप्रैल के महीने का क्लोजिंग बैलेंस हमारा हुआ 15,660। इस क्लोजिंग बैलेंस को मैं लेके गई मई में 15,660 को। इनका टोटल करा तो ये आया 46,600। अब पेमेंट का टोटल करा, ये आया 41,41010। अब रिसीव में से पेमेंट को माइनस करो तो 5650 हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया मई का। अब इस क्लोजिंग बैलेंस को हम कहाँ लेके जाएंगे? जून में लेके जाएंगे 5650। इनका टोटल करा तो यह आया 38,650 रिसीविंग का। अब पेमेंट का सारा टोटल करा तो 40,060 आ गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करा तो ये निगेटिव वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 1410, यानी जून में जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो निगेटिव में आया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे खास बात क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वेजेस वाली, कि यहाँ पे 1/8 मंथ लिखा हुआ था। तो इसका मतलब क्या था कि 7/8 जो है 1 में से 1/8 को माइनस करो, जो भी वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू आएगी वो उसी मंथ पेड होगी जिस महीने के एक्सपेंसेस होंगे, और बाकी 1/8 जो है वो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या, मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने आपको बताया सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन। ओके, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। चलो, यस, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारी अनसॉल्व एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द पीरियड जनवरी टू अप्रैल। तो जनवरी टू अप्रैल का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का। ओके, मंथ कौन कौन से दे रखे हैं हमें? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल दे रखे हैं। एक्सपेक्टेड सेल दे रखी है चारों महीने की 90,000, 60,000, 67,500 एंड 60,000। ओके, एक्सपेक्टेड परचेज दे रखी है इन चारों महीने की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की 72,000, 1,20,000, 1,21,500 और 1,35,000। अब क्या कह रहा है
वेजेस टू बी पेड टू वर्कर 7,500 पर मंथ। यानी हम जो वर्करों को वेजेस पेड कर रहे थे वो 7,500 पर मंथ की कर रहे थे। कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी मे बी एज्यूम टू बी 12,000। यानी 1 जनवरी को जो कैश बैलेंस था वो 12,000 था। इट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट डेट। देखिए यहाँ पे इसने कैश बैलेंस दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनसे बिल्कुल चेंज है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बिल्कुल नई बात है। यहाँ पे कंडीशन लिखिए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट डेट। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड करा, इसकी 3 कंडीशन दे रखी मैनेजमेंट के डिसीजन की। नंबर फर्स्ट कंडीशन, इन केस और डेफिसिट विद द लिमिट ऑफ 15,000 अरेंजमेंट कैन बी मेड विद द बैंक। ये कह रहा है कि जैसे हमारा कैश बजट में क्या है कि जितना हमें कैश रिसीव्ड हो रहा है और जितना हमें पेमेंट करना है, तो हमने कैश रिसीविंग में से पेमेंट को माइनस करा तो हमारे पास एक क्लोजिंग बैलेंस आता है। वो क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव फॉर्म में होता है। लेकिन अगर वो क्लोजिंग बैलेंस हमारा निगेटिव फॉर्म में आता है और निगेटिव फॉर्म में आता है तो हमें पैसे का तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आपको पता है कि पेमेंट हमें ज़्यादा करना है और हमारे पास कलेक्शन कम है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड करा है कि अगर 15,000 रुपये की कमी आती है पेमेंट में, कि मान लीजिए अगर हमें 1 लाख का पेमेंट करना है और हमारे पास 85,000 है, तो 15,000 की कमी आती है, तो मैनेजमेंट कहाँ से अरेंज करेगा? बैंक से बोरो करेगा। पहली कंडीशन है। दूसरा, इन केस ऑफ डेफिसिट एक्सीडिंग 15,000 बट विद इन द लिमिट ऑफ 63,000 इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी प्रेफर्ड। वो कह रहा है कि अगर पैसों की कमी 15,000 से ज़्यादा आती है, लेकिन उसकी लिमिट कहाँ तक बैठती है? 63,000 तक, तो मैनेजमेंट क्या करेगा? डिवेंचर इशू करेगा, डिवेंचर को प्रायोरिटी देगा। यानी हमें पेमेंट तो करना है, तो पेमेंट करने के लिए कैश होना चाहिए, तो कैश कहाँ से आएगा? कि डिवेंचर इशू करेगा अगर 63,000 तक की कमी आ रही है। थर्ड कंडीशन है, इन द केस ऑफ डेफिसिट एक्सीडिंग 63,000 द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज टू बी प्रेफर्ड। अगर हमारी कमी जो है, पैसों की कमी 63,000 से ऊपर आती है, जैसे हमारे पास हमें पैसे का पेमेंट करना है ज़्यादा और 63,000 हमारे पास की कमी आ रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या इशू करेंगे? इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? इक्विटी शेयर्स। तो वो हमसे ये कह रहा है कि आपको 4 महीने का जो कैश बजट बनाना है, इसमें आपको यही बताना है कि अगर पैसे की कमी आ रही है तो किस महीने में आप कौन सी कंडीशन को अप्लाई करेंगे, कि बैंक से बोरो करेंगे या डिवेंचर इशू करेंगे या इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। अगर किसी महीने 4 महीने के बजट में, जनवरी से लेकर अप्रैल तक के बजट में अगर कहीं पर भी कोई कमी आ रही है पैसे की, तो किस महीने में हम कहाँ से कौन सी कंडीशन क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ। देखिए आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। रुको मेरा गो। यस, तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 समझाया ये सबके समझ में आया होगा, और आपके अनसॉल्व एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो अब आप अपनी अनसॉल्व एक्सरसाइज को क्या करिए? सॉल्व करिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछिए। और मैक्सिमम क्वेश्चन मैं इसके करा चुकी हूँ, लगभग 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, और कैश बजट का क्वेश्चन आने की हमारी उम्मीद भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जो मैंने अनसॉल्व एक्सरसाइज दे रखी है उसे भी सॉल्व करिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए। अब मैं इस टॉपिक को आज वाइंड अप कर रही हूँ। ये मेरा कैश बजट के लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी, उस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ओके, तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, तो इसके अलावा इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझसे बच्चे पूछते भी हैं, ऐसा नहीं मुझे फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे फ़ोन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए। ठीक है, बार बार मेरी वीडियो को रिपीट करके देखिए। मैंने जूम एप्लीकेशन पे इसीलिए आपकी क्लासेस नहीं ली क्योंकि कभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, कभी मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ आपकी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है जिस टाइम में मैं क्लास लूँ उस टाइम पे आपके पास टाइम ना हो, तो कम से कम एक वीडियो आपके पास एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक की सेविंग है कि अपनी क्लास की, कि जब भी आपका मन करे तभी आप उस वीडियो को, उस टॉपिक को खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।